बच्चों, आज हम धातु व अधातु के बारे में जानेंगे। यह वस्तुएं किन पदार्थों से बनी हुई हैं? ठोस वस्तुएं, कोमल वस्तुएं, चमकीली वस्तुएं, धातुएं और अधातुएं। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि आज इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे। धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण, धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण और धातुओं और अधातुओं के उपयोग। बच्चों, अब हम धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों के बारे में जानेंगे। बच्चों, आपने धातु व अधातुओं के बारे में सुना है। हम धातुओं और अधातुओं को उनके भौतिक गुणों के आधार पर पहचान सकते हैं। सबसे पहले हम इनका एक खास गुण, कठोरता, लेते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने 4 पदार्थ लिए हैं, जिनमें बच्चों 2 धातु हैं और 2 अधातु हैं। दोनों धातु एक तांबा और एक लोहा है, और जो 2 अधातु हैं वह है सल्फर और कार्बन। आपने देखा, लोहे या तांबे को जब हम हथौड़े से चोट मारते हैं और पीटा जाता है तो उनका आकार परिवर्तित हो जाता है। यदि उन्हें अधिक शक्ति से पीटा जाए तो उन्हें चादरों या शीट में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं के इस गुण को धातुओं की आघात वर्धनीयता कहा जाता है या मेलेबिलिटी कहते हैं। अर्थात धातुओं का वह गुण जिसमें हम धातुओं को चादरों में परिवर्तित कर सकते हैं, वह आघात वर्धनीयता कहलाता है। इसी तरह हम लोहे और तांबे के टुकड़ों को खींचकर या कई धातुओं के टुकड़ों को खींचकर उन्हें तारों में भी बदल सकते हैं। धातुओं के इस गुण को धातुओं की तन्यता कहा जाता है। तन्यता अर्थात डक्टिलिटी। तो धातुओं का वह गुण जिसमें धातुओं को तारों में बदला जा सकता है, डक्टिलिटी या तन्यता कहलाता है। आइए अब हम सल्फर और कार्बन के गुणों की पहचान करें, या यह कहें कि सल्फर और कार्बन के गुणों की तुलना लोहे और तांबे के गुणों से करें। सल्फर और कार्बन के टुकड़ों को जब हथौड़े से पीटा जाता है तो वह टूट जाते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि अधातुएं भंगुर होती हैं और कोमल होती हैं, लेकिन धातुएं कठोर होती हैं। धातुओं से बनी वस्तुएं जैसे तांबे और लोहे से बनी वस्तुओं को जब सख्त सतह के साथ टकराया जाता है तो एक निनाद ध्वनि उत्पन्न होती है। अधातुओं जैसे कि सल्फर और कार्बन को जब सख्त सतह से टकराया जाता है तो कोई निनाद ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, अर्थात वह ध्वनिक नहीं है। मतलब कि जितने भी धातु हैं वो ध्वनिक होते हैं, एक ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जबकि अधातु ध्वनिक नहीं होते हैं। इसका एक उदाहरण आपने मंदिरों की घंटियां देखी होंगी, जो कि सभी धातुओं की बनी होती हैं। धातुओं और अधातुओं का एक और गुण उनकी चालकता है। किसी भी वस्तु में विद्युत का प्रवाह होता है या नहीं, इसे जानने के लिए हम एक विद्युत का परिपथ लेते हैं और इसमें अलग-अलग धातु और अधातुओं को बारी-बारी लगाकर देखेंगे। जब हम इस विद्युत परिपथ में लोहे
या तांबे का टुकड़ा लगाते हैं तो परिपथ पूरा हो जाता है और हमारे परिपथ में लगा हुआ बल्ब जल उठता है। लेकिन जब हम सल्फर या कार्बन के टुकड़े को लगाते हैं तो विद्युत परिपथ पूरा नहीं होता और बल्ब नहीं जलता। इस क्रियाकलाप से यह पता चलता है कि धातुएं विद्युत की चालक होती हैं और अधातुएं विद्युत की चालक नहीं होती हैं। आप यह भी कह सकते हैं कि धातुएं विद्युत की सुचालक हैं और अधातुएं कुचालक। अब लोहे के टुकड़े पर मोम लगाकर जब उसे उबलते पानी में रखा जाता है तो पानी की ताप ऊर्जा, पानी की गर्मी मोम तक पहुंच जाती है, जिसके साथ मोम पिघल जाती है। इसी प्रकार कार्बन के टुकड़े के ऊपर मोम लगाकर यदि उसे उबलते पानी में रखा जाता है तो पानी की ताप ऊर्जा मोम तक नहीं पहुंचती है और मोम नहीं पिघलती। इस क्रियाकलाप से यह पता चलता है कि धातुएं जैसे कि लोहा ताप की सुचालक हैं और अधातुएं जैसे कि कोयला ताप की सुचालक नहीं हैं, अर्थात ताप के कुचालक हैं। धातु चमकीले होते हैं और अधातुओं में चमक नहीं होती। आइए बच्चों, अब हम रासायनिक प्रतीकों के साथ-साथ धातुओं और अधातुओं के बारे में जानेंगे। हमारे पास विभिन्न धातु और अधातुओं की श्रेणी है, जिनके रासायनिक प्रतीक इस प्रकार हैं। हाइड्रोजन, इसका प्रतीक है कैपिटल H। फिर है हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरोन कैपिटल B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियॉन Ne, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, फास्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl और ऑर्गन Ar। ये कुछ धातु और अधातु हैं और इनके प्रतीक हैं जिनके द्वारा हम इन्हें लिखते हैं। बच्चों, अब हम धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में जानते हैं। धातु ऑक्सीजन, जल, वायु और अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं। जब लोहा वायुमंडलीय ऑक्सीजन व नमी के संपर्क में आता है तो उस पर जंग लग जाता है, अर्थात वह अपने ऑक्साइड में बदल जाता है। इसी तरह मैग्नीशियम धातु के रिबन को वायु में जलाने पर वह मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है और जब इस रिबन की राख अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में घोला जाता है तो यह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति अम्लीय है या क्षारीय, इसका पता करने के लिए लिटमस पेपर से परीक्षण किया जाता है। यहाँ आप देखेंगे कि लाल लिटमस पेपर इसकी उपस्थिति में
नीला हो जाता है। इस अभिक्रिया से यह सिद्ध होता है कि धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। चलिए अब धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया देखते हैं। धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तब भी क्षारीय ऑक्साइड बनते हैं और ऊष्मा निकलती है। आइए बच्चे एक क्रियाकलाप करें और इसे समझें। एक 250 मिलीलीटर का बीकर लीजिए। इसे आधा जल से भरें। अब सावधानी से एक छोटा सोडियम का टुकड़ा काटें और इस सोडियम धातु के टुकड़े को फिल्टर पेपर की सहायता से सुखा लें। इसे रुई के एक छोटे टुकड़े में लपेटकर पानी से भरे बीकर में डाल दें। बच्चों, क्या आप देख रहे हैं कि सोडियम जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है और इस टुकड़े को आग लग जाती है। अब इस बीकर को हाथ लगाकर देखें। आप देखेंगे कि जल वाला बीकर गर्म महसूस होता है। इस विलयन का लिटमस टेस्ट करने पर हम देखते हैं कि लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। लाल लिटमस पेपर का नीला होना फिर से इसके क्षारीय स्वभाव को दर्शाता है। अतः धातु जल से अभिक्रिया कर क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। बच्चों, आपने देखा सोडियम कितनी तेजी से अभिक्रिया करता है। इसी कारण इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि वायु और जल के संपर्क में आते ही ये तेजी से जलने लगता है। परंतु बच्चों, यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि सभी धातु जल के साथ इतनी तेजी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। यहाँ पर हमने केवल सोडियम धातु लिया है जो तेजी से अभिक्रिया करता है। अन्य धातु जैसे कि लेड, कॉपर, चांदी, सोना आदि जल से बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करते हैं। अब हम धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया कर देखते हैं। धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इसे एक अभिक्रिया के द्वारा समझते हैं। एक परख नली में 5 मिलीलीटर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लीजिए और एक बीकर में 20 मिलीलीटर साबुन का विलयन लीजिए। अब परख नली में दानेदार जिंक डालें। हम देखते हैं कि परख नली में बुलबुले बनना शुरू हो जाते हैं। इन बुलबुलों को साबुन के विलयन में से गुजारें। अब जलती हुई माचिस की तीली को साबुन के विलयन के निकलते बुलबुलों के नजदीक लाने पर हमें पॉप पॉप की आवाज सुनाई देती है। यह हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति दर्शाती है। बच्चों, अब धातुओं की क्षारों के साथ अभिक्रिया देखते हैं। बच्चों, धातु क्षारों के साथ क्रिया कर भी हाइड्रोजन गैस ही बनाते हैं और ऊष्मा मुक्त होती है। इसे भी एक क्रियाकलाप द्वारा देखते हैं। एक परख नली में सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताजा विलयन बनाइए। इसे बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड की 3-4 टिक्कियां 5 मिलीलीटर जल में डालें। आपका
सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन तैयार है। अब इसमें एक एल्यूमिनियम फॉयल का टुकड़ा डालेंगे। देखिए, अभिक्रिया शुरू हो गई है। इस परखनली के मुंह के नजदीक जलती हुई माचिस की तीली ले जाने पर हमें फिर से पॉप पॉप की आवाज सुनाई देती है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह पॉपिंग साउंड या पॉप पॉप की आवाज हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति के कारण ही उत्पन्न होती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस ही माचिस की जलती तीली के साथ पॉप की आवाज उत्पन्न करती है। बच्चों, आइए अब हम अधातुओं की जल के साथ अभिक्रिया देखते हैं। सामान्य रूप में अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते, चाहे ये अधातु वायु में बहुत ही अभिक्रियाशील हो या सक्रिय हो। इस प्रकार के अधातुओं को जल में रखा जाता है, जैसे फास्फोरस। फास्फोरस एक बहुत ही सक्रिय या हम कहें एक बहुत ही अभिक्रियाशील अधातु है। वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेता है, इसीलिए इसे जल में रखा जाता है। अधातु अम्लों के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती हैं। उदाहरण के लिए, एक परखनली में सल्फर पाउडर लीजिए। इसमें कुछ बूंदें H2SO4 की डालिए। H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल। हम देखते हैं कि सल्फर पाउडर में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आया, अर्थात अधातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। चलिए बच्चों, अब हम विस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। विस्थापन अभिक्रिया को करने के लिए 100 मिलीलीटर के 5 बीकर लेंगे। इन बीकर्स पर हम A, B, C, D और E का नाम लिखेंगे। अब प्रत्येक बीकर में लगभग 50 मिलीलीटर जल डालें। अब बीकर A में कॉपर सल्फेट का घोल और जिंक धातु का एक टुकड़ा डालें। इसी तरह बीकर B में कॉपर सल्फेट और लोहे की कील डालेंगे। बीकर C में जिंक सल्फेट और तांबे की छीलन को डालेंगे। बीकर D में आयरन सल्फेट और तांबे की छीलन को डालेंगे और बीकर E में जिंक सल्फेट और लोहे की कील को डालेंगे। अब इन सभी बीकरों को बिना छेड़े कुछ समय तक रख दीजिए। कुछ समय बाद अब हम इन बीकरों में हुए परिवर्तन को नोट करेंगे। आप देखिए, बीकर A में जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है, अर्थात कॉपर अलग निकल जाता है और वहां जिंक आ जाता है और जिंक सल्फेट बन जाता है। अर्थात कॉपर सल्फेट का नीला रंग अब लुप्त हो जाता है और बीकर के नीचे यानी कि तली पर कॉपर का पाउडर जमा हो जाता है। इसी तरह बीकर B में कॉपर सल्फेट का नीला रंग हरे रंग में बदल जाता है। इसमें कॉपर सल्फेट की जगह आयरन सल्फेट आ जाता है, अर्थात कॉपर की जगह पर आयरन आके जुड़ जाता है। आप देख रहे हैं कि बीकर C, D और E में
कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। आप इन तीनों बीकर को देखेंगे तो देखेंगे कि ये तीनों बीकर वैसे ही हैं जैसे ये पहले थे। बीकर सी और बीकर ई में जिंक सल्फेट का विलयन है, परंतु जिंक कॉपर व आयरन की तुलना में ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। इस कारण कॉपर और लोहा बीकर सी और बीकर ई में से जिंक को जिंक सल्फेट के विलयन से विस्थापित नहीं कर पाते हैं। इसी तरह बीकर डी में आयरन सल्फेट है, पर कॉपर आयरन सल्फेट में से आयरन को विस्थापित नहीं कर पाता, क्योंकि आयरन कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है। बच्चों, अब हम अधातुओं के रासायनिक गुणों को देखेंगे। जब हम अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाते हैं तो ऑक्साइड बनते हैं जो कि स्वभाव में अम्लीय होते हैं। यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। आइए अब हम एक क्रियाकलाप द्वारा इसे देखें। सल्फर पाउडर की कुछ मात्रा एक उद्दहन चम्मच में लीजिए और इसे गर्म करें। जैसे ही सल्फर ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलना शुरू होता है तो उद्दहन चम्मच को एक गैस जार या कांच के ग्लास में रखें और इस जार को एक ढक्कन से ढक दें, ताकि सल्फर के जलने से जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन रही है वह बाहर ना जा सके। कुछ समय बाद चम्मच को हटा दें और इस जार में थोड़ा सा जल डालें और इसे फिर से ढक दें। इस गैस जार को अच्छी तरह से हिलाएं। सल्फर डाइऑक्साइड गैस जल में मिलने से सल्फ्यूरस अम्ल बनता है। अब इस विलयन का परीक्षण नीले लिटमस पेपर के साथ कर देखते हैं। आप देख रहे हैं कि नीले लिटमस पेपर का रंग लाल हो जाता है। इससे यह पता चलता है कि यहाँ पर बने विलयन की प्रकृति अम्लीय है। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि धातुओं को कहां-कहां उपयोग में लाया जाता है। विभिन्न प्रकार की मशीनें बनाने में धातुओं का उपयोग होता है। इसी तरह मोटर गाड़ियां, वायुयान, उपग्रह, औद्योगिक साजो सामान, खाना बनाने के पात्र या बर्तन और जल बॉयलर आदि कई चीजों को बनाने में धातु काम में लाए जाते हैं। आइए अब अधातुओं के उपयोग के बारे में जानते हैं। ऑक्सीजन गैस, जो कि एक अधातु है, सभी जीवों को सांस लेने के लिए जरूरी है। नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, ये अधातु मिलकर उर्वरक बनाते हैं, जिन्हें हम एनपीके कहते हैं। इन उर्वरकों या खाद के कारण पौधों की वृद्धि होती है। क्लोरीन अधातु का उपयोग पानी के शुद्धिकरण प्रक्रम में किया जाता है। पटाखों को बनाने के लिए भी अधातुओं का उपयोग होता है, जैसे कि नाइट्रोजन का। आइए बच्चों, अब हम इस अध्याय का संशोधन करते हैं। धातु कठोर, चमकीले
आघातवर्धनीय, तन्य, ऊष्मा का चालन करने वाले और विद्युत का चालन करने वाले होते हैं। धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अधातु नरम, चमक रहित और ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। अधातु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते। चलिए बच्चों, अब हम कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। धातुओं के कोई दो भौतिक गुण बताइए। जी हाँ, कठोरता, चमक, ध्वनिक होते हैं। ऐसे कई गुण हैं, इनमें से हम कोई भी दो भौतिक गुण ले सकते हैं। लोहा ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है, ये सही है या गलत? जी हाँ, ये गलत है, क्योंकि लोहा धातु है और धातु ऊष्मा और विद्युत के चालक हैं। इस समीकरण को पूरा कीजिए। CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस Fe यानी कि आयरन, इससे मिलकर बनता है डैश प्लस कॉपर। जी हाँ, यहां बनेगा आयरन सल्फेट यानी कि FeSO4, क्योंकि आयरन कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती हैं? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन या सल्फर डाइऑक्साइड? जी हाँ, धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। बच्चों, इसी के साथ हमारा ये अध्याय पदार्थ, धातु और अधातु समाप्त होता है।